हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पौधे, ये पुष्पीय पौधे क्या होते हैं? जिनमें हमें पुष्प दिखाई देता है वो सभी पौधे पुष्पीय पौधे में आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो गुड़हल, गुलाब या सजावटी पौधे होते हैं सिर्फ वही आएंगे। जितने भी पौधे हैं जिनमें पुष्प दिखाई देता है, जैसे आम में मंजरी दिखाई देती है, तुलसी के पौधे में तुलसी की मंजरी लगती है, नींबू के पौधों में फूल लगते हैं, उसी तरह जो सब्जियां होती हैं, नेनुआ, तरोई, लौकी, सभी के पौधों में पुष्प लगते हैं। ये सभी पुष्पीय पादप में आते हैं। तो इन्हीं पुष्पीय पौधों में हमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है कि ये होता कैसे है। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि पौधे का नर भाग नर युग्मक बनाता है, मादा भाग मादा युग्मक बनाता है तथा इन दोनों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है और यही जायगोट भ्रूण का निर्माण करता है जो आगे चलकर नए पौधे को जन्म देता है। अब ये प्रक्रिया पौधों में कैसे होती है ये पढ़ना है हमें। तो हम जानते हैं कि जब हमें कोई नया पौधा लगाना हो, जैसे हमें आम का पौधा लगाना होगा तो हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आम का बीज बोएंगे तो आम का पौधा निकलेगा, यानी उस बीज में नए पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता है। लेकिन ये बीज आया कहाँ से? तो आप कहोगे कि बीज कहाँ से आया? बीज तो आम के अंदर था। बिल्कुल सही, आम का बीज आम के अंदर था, लेकिन ये जो आम का फल है ये फल पौधे पर कहाँ लगा? जब हम सोच कर देखते हैं तो पाते हैं कि फल ठीक उस जगह पर लगा जहाँ पर पौधे में पुष्प लगा हुआ था। तो हम देखते हैं कि जितने भी फल लगते हैं वो पौधे के उसी जगह पर लगते हैं जहाँ पर पुष्प होते हैं। यानी ये जो नए पौधे की उत्पत्ति होनी है बीज से, और बीज की उत्पत्ति कहाँ हो रही है ये सोचने पर हम पाते हैं कि जहाँ पुष्प लगा था वहीं पर फल और बीज लगने हैं। तो पौधों के लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में इस पुष्प की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सारे परिवर्तन इसी के अंदर होते हैं, इसी से बीज और फल का निर्माण होना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पुष्प की संरचना को समझ लेते हैं कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ पर एक पुष्प का चित्र बना हुआ है। किसी भी पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। इसका जो सबसे बाहरी चक्र होता है, ये जो यहाँ हरे रंग से दिखाया गया है, इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज कैलिक्स, पूरे चक्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं। और अगर एक दल को लेंगे तो इसे कहते हैं सेपल। इस पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है उसे कहते हैं दलपुंज, जो कि रंगीन भाग होता है। जैसे गुड़हल के पौधे में आपने देखा होगा कि गुड़हल के पुष्प में जो लाल पंखुड़ियाँ होती हैं वो उसका करोला वाला भाग है। दूसरे चक्र को कहते हैं करोला या दलपुंज, और इसके एक पंखुड़ी को दल कहेंगे जिसे कहते हैं पेटल। पुष्प का जो तीसरा चक्र होता है उसे कहते हैं पुमंग, एंड्रोशियम। ये पुष्प का नर भाग होता है। ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं पुमंग। ये पुष्प का तीसरा चक्र है। और चौथे चक्र में इसके सबसे अंदर वाला भाग आता है जिसको कहते हैं जायांग या गाइनोशियम। इस गाइनोशियम के 3 भाग होते हैं। सबसे अगले भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, इसके निचले भाग को कहते हैं वर्तिका, और सबसे नीचे फूले हुए भाग को कहते हैं अंडाशय। वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल, और नीचे वाला पार्ट अंडाशय, ओवरी। अब इस पुष्प की संरचना में जो हमने 4 चक्र पढ़े, इसमें इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सहायक चक्र, जो हमने बाहरी 2 चक्र पढ़े, कैलिक्स बाह्य दलपुंज तथा करोला दलपुंज। इन दोनों को सहायक चक्र कहते हैं क्योंकि ये दोनों ही निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेते। निषेचन की क्रिया मतलब जो पौधों में लैंगिक जनन होना है उसमें इनका विशेष रोल नहीं होता है। दूसरा चक्र है आवश्यक चक्र। इसमें पुमंग
जो एंड्रोशियम का चक्र है और गायनोशियम, ये दोनों अंदर वाले भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं आवश्यक चक्र। जब ये पुष्प पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, एंड्रोशियम इस पूरे चक्र को कहते हैं जो इसका नर भाग होता है, और इसके एक तंतु को कहते हैं पुंकेसर। इस पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ऊपर के फूले हुए भाग को कहते हैं परागकोश एंथर, तथा नीचे का जो पतला तंतु बना होता है उसे पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जब पुष्प पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा, इस एंड्रोशियम का ये जो ऊपर का फूला हुआ भाग है एंथर, ये फट जाता है और यहाँ से परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं और यहाँ से अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करते हैं जो कि अंडाशय तक जाती है। अंडाशय के अंदर मादा गैमेट का निर्माण होता है, मादा युग्मकों का निर्माण होता है, जहाँ पर इस पराग कण और उस मादा गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जायगोट का निर्माण होगा, भ्रूण बनेगा और यहाँ पर बीज का निर्माण हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को हमने यहाँ शॉर्टकट में देख लिया, उसे ही विस्तार से पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले हम इस एंड्रोशियम की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक पुंकेसर की संरचना बनाई गई है। इसके फूले हुए भाग को एंथर कहते हैं तथा जो पतली संरचना है पुतंतु, उसे फिलामेंट कहते हैं। इसका सेक्शन काटने पर अंदर से ये संरचना इस तरह से दिखाई देती है। इसके अंदर दो पालियाँ बनी होती हैं, ये पहली पाली और ये दूसरी पाली, और हर पाली में दो दो चैम्बर बने होते हैं। हर चैम्बर में लघु बीजाणुधानी होती है, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। यानी एक पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। इन लघु बीजाणुधानियों में ही पराग कणों का निर्माण होता है। अब इनका निर्माण कैसे होता है उसे देखते हैं। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं लघु बीजाणुधानी में, ये विभाजित होकर 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। पहली होती है प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा दूसरी बनती है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। जो पहली प्रकार की कोशिका बनती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, ये लगातार सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर कोशिकाओं का एक समूह बनाती है, जो आगे चलकर 3 प्रकार की भित्तीय कोशिकाओं में विभाजित होंगे। जो अधोस्तरीय कोशिका विभाजित होकर 3 स्तर बनाती है इस लघु बीजाणुधानी में, उसका सबसे बाहरी स्तर जो सिंगल लेयर्ड होता है, एक कोशिकीय होता है, इसे कहते हैं बाह्य स्तर। इसके बाद का बना हुआ मध्य स्तर 2 से 3 कोशिकाओं का बना होता है। इसके 2 से 3 लेयर्स बन जाते हैं, इसे कहते हैं मध्य स्तर, जो कि यहाँ लाल रंग से दिखाया गया है। ये मध्य स्तर की कोशिकाएं आगे चलकर नष्ट हो जाती हैं तथा माइक्रोस्पोर्स के पोषण के काम आती हैं। और सबसे अंदर का बना हुआ बड़ी कोशिकाओं का बना हुआ जो स्तर होता है, इसे कहते हैं टेपेटम। ये पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। ये तो हो गई जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनी थी, उससे निर्माण हुई कोशिकाओं का क्या बना या क्या क्या निर्मित हुआ। जो दूसरे प्रकार की कोशिका बची थी हमारी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, वह विभाजित होकर 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल था, यह विभाजित होकर लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती है। यह लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग कणों का निर्माण करेगी। हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसकी संरचना एक बार फिर से देख लेते हैं।
जो लघु बीजाणुधानी है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसकी अधोस्तरीय जो कोशिका होती है आकार में बड़ी हो जाती है तथा आकार में बढ़ने के बाद प्रपसु कोशिका बनाती है। आकार में बढ़ने के बाद यह प्रपसु कोशिका बनाती है। यह प्रपसु कोशिका दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। पहला होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। यह जो प्रपसु कोशिका है यह दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएगी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिसे पुबीजाणु कोशिका कहते हैं। अब जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है यह लगातार सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर कोशिकाओं का 3 स्तर बनाती है। पहले स्तर को बाह्य स्तर कहते हैं जो एक कोशिकीय होता है। दूसरा स्तर जो होता है जो 2 से 3 कोशिकाओं का स्तर बना होता है, 3 लेयर्स बने होते हैं, इन्हें मध्य स्तर कहते हैं। ये कोशिकाएं बाद में नष्ट हो जाती हैं तथा अंदर विकसित हो रही कोशिकाओं के पोषण प्रदान करने के काम आती हैं। जो तीसरा बड़ी कोशिकाओं का स्तर बना होता है, जो तीसरा बड़ी कोशिकाओं का स्तर बनता है, इसे टेपेटम कहते हैं। यह अंदर बनने वाली पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। जो प्राथमिक पुबीजाणु कोशिका थी, माइक्रोस्पोरोजिनस सेल थी, यह विभाजित होकर लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनाती है तथा यह लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर पराग कणों का निर्माण करेगी। अब किसी भी पराग कण की संरचना कैसी होती है यह हम देख लेते हैं। यहाँ किसी भी पराग कण में जो बाहरी स्तर होता है उसे वायचोल एक्साइन कहते हैं। इस एक्साइन में जगह जगह पर छिद्र होते हैं। इसकी संरचना जैसी दिखाई दे रही है कि चिकनी नहीं है, इसकी सतह ऊबड़ खाबड़ सी बनी हुई है। तो यहाँ पर इसके छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। अंदर के बने हुए स्तर को अंतःचोल या एंटाइन कहते हैं। इसके अंदर 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। जो बड़ा केंद्रक होता है उसे वर्धी केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। इस पराग कण का जो बाह्य स्तर बना होता है, वायचोल, जिसे एक्साइन कहते हैं, यह एक स्पोरोपोलिनिन नामक यौगिक का बना होता है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यह करोड़ों वर्षों तक सही सलामत रह सकता है। इसका जो अंतः स्तर है, अंतःचोल या एंटाइन, यह पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। इस पराग कण के अंदर हमने 2 केंद्रक देखे, वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक। यह जनन केंद्रक आगे विभाजित होकर नर युग्मकों का, मेल गैमेट्स का निर्माण करता है जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे।